देखो चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया था और उसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। मैग्नेट का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 से मतलब चैप्टर नंबर 5, मैग्नेट का सेकंड चैप्टर। अब इसमें देखो जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हैं और उसके नीचे एनसीईआरटी ने देखो खुद लिखा है कि एक्सरसाइज 5.2 इट्स मेंट मेनली इन टू अराउज योर क्यूरियोसिटी। ठीक है, आंसर्स टू सेम सम क्वेश्चंस who are tentative, देखा है नहीं, above are tentative or unknown. Brief answers wherever possible are given at the end. For details you should consult a good text of geomagnetism. ठीक है, उन्होंने खुद उस चीज़ को माना है कि इसके कुछ आंसर ऐसे हैं जो क्यूरियोसिटी के लिए हैं, टेंटेटिव हैं और बुक में एंड में दिए हैं, और इसके लिए जियोमैग्नेटिक की कोई अच्छी बुक कंसल्ट करो। समझ लो। तो इसके देखो क्वेश्चन को तुम समझ पढ़ के देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्यूरियोसिटी के लिए। ठीक है, जैसे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है कि आज जो नॉर्थ पोल है वो 10⁹ ईयर्स पहले क्या था, साउथ पोल, गिगांटिक स्केल पे। और आप लोग को मालूम है कि हर 10⁶ ईयर में 1 मिलियन ईयर्स में 1 मिलियन 10⁶ ईयर्स के बाद जो नॉर्थ पोल है वो 10 किलोमीटर शिफ्ट होता है, 10 किलोमीटर, और साउथ पोल तो एवरी 10⁶ ईयर्स के बाद ऐसे ऐसे शिफ्ट होते गिगांटिक स्केल पे, यानी बिलियन के बाद 10⁹ के बाद जो आज नॉर्थ है वो साउथ होगा, और जो साउथ है वो नॉर्थ है, क्योंकि फॉसिल ऐसे मिले हैं, ऐसे कार्बन डेटिंग से रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिकॉर्ड्स जिनसे मेजरमेंट हुए हैं कि आज जो नॉर्थ है वो उस समय साउथ रहा होगा। तो गिगांटिक स्केल बोलते हैं, जो मैग्नेटिज्म है वो चेंज होती है गिगांटिक स्केल पे। ठीक है, तो ऐसे मतलब कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि पहला पार्ट देखो आपको बताते हैं, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, दैट इज ऑल, डज इट आल्सो चेंज विद टाइम, इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल, डज इट चेंज एप्रिशिएबली। गिगांटिक स्केल बोलते हैं उसको, 10⁹ गिगांटिक स्केल, 10⁹ ईयर्स के बाद, तो गीगा में 10⁻⁴ गीगा है। और आपकी प्रदीप में भी शायद उन्होंने लिखा है कि आफ्टर 10⁶ ईयर्स 10 किलोमीटर पोल अपनी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, येट जियोलॉजिस्ट्स डू नॉट रिगार्ड दिस एज ए सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। व्हाई? मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है या कोर है, अर्थ कोर, क्रस्ट है, अर्थ कोर में आयरन बहुत है, बहुत ज़्यादा आयरन है, लेकिन उसको वो मैग्नेट का सोर्स क्यों नहीं मानते हैं? जबकि आपने फेरोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा कि डोमेन होते हैं, डोमेन अलाइन होते हैं, और डोमेन फेरोमैग्नेटिक में आयरन में सबसे ज़्यादा होते हैं, आयरन निकल कोबाल्ट में। तो उन्होंने कहा इतना अर्थ कोर पे आयरन है तो फिर उसको क्यों नहीं माना जाता एक मैग्नेटिज्म का सोर्स, जियोलॉजिस्ट क्यों नहीं उसको कंसिडर करते हैं? तो जो सबसे सही आंसर समझा जाता है वो ये कि अर्थ कोर में टेम्परेचर इतना हाई है कि वहाँ सारी चीज़ें मोल्टन फॉर्म में है, और मोल्टन फॉर्म में जो मैग्नेट का अलाइनमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में नहीं। ठीक है, आयरन के अंदर जब बार मैग्नेट के पास आयरन रखो, नेल रखो आयरन की, तो उसके अंदर डोमेन सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं, और किस लाइन में? जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो मोल्टन फॉर्म है आयरन की, कोर में क्या है, मोल्टन फॉर्म है, इतना हाई टेम्परेचर है, तो मोल्टन फॉर्म हुई या वेपर स्टेट हुई, उसमें डोमेन का अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि क्यूरी ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म पैरा में बदल जाते हैं, यानी लेस में, लेस मैग्नेटिज्म में, और हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो कोर में टेम्परेचर इतना हाई है कि वहाँ जो भी होगा आयरन, निकल, कोबाल्ट या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो किस फॉर्म में होंगे? मोल्टन फॉर्म में या वेपर स्टेट में होंगे, इसलिए वहाँ डोमेन का अलाइनमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव आंसर है। उसके बाद तो एक पार्ट आपका ये था, द चार्ज्ड currents in the outer conducting region of the Earth's core are thought to be responsible for Earth's magnetism. What might be the battery that is the source of energy to sustain these currents? आप जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना कि टॉरॉइड का कंसेप्ट कहाँ से आया? अर्थ मैग्नेटिज्म से, कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के मॉलिक्यूल आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के, फेरोमैग्नेटिक के, और इनके ओर्स, इनके मिनरल्स, वो सारे वेपर स्टेट में होते हैं और वो हल्के हो जाते हैं, और वो किधर बढ़ते हैं? ऊपर की तरफ।
ऊपर कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है तो वहाँ सेमी सॉलिड होगा, वहाँ लिक्विड होगा, वहाँ सॉलिड भी होगा उससे ऊपर। तो इस तरह से कन्वेक्शन करेंट्स फॉर्म हो जाती हैं, समझ रहे? तो उन कन्वेक्शन करेंट्स की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो शायद इस मैग्नेटिज्म के लिए, टॉरॉइड फॉर्मेशन के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है कुछ भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके आंसर क्यूरियोसिटी के लिए हैं, टेंटेटिव है, और इनके लिए आपको जियोमैग्नेटिज्म की एक बढ़िया टेक्स्ट बुक कंसल्ट करनी चाहिए। और आपको मालूम है जो अर्थ मैग्नेटिज्म है ये केवल 12th तक है, बस केवल 12th की बुक्स में जितना है बस अर्थ मैग्नेटिज्म उतना ही है। उसके आगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, करंट के कारण मैग्नेटिज्म है, लेकिन प्योर मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेटिज्म, ये बार का बार मैग्नेट होता है ना, उसका मैग्नेटिज्म, ये केवल 12th लेवल पे है। ठीक है, तो इसके लिए इसके आंसर इसी तरीके के, ठीक है, उनमें से कोई पार्ट कभी आया नहीं। अच्छा, अब देखो इन्होंने एक दिया है, द अर्थ में है even reversed the direction of its field several times during the history of 4 to 5 billion years, billion देखो आ गया, billion years, 4 से 5 into 10 to the power 9 billion years पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स थी। How can geologists know about the Earth's field to such distant apart, so distant past? देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि 4 से 5 बिलियन, बिलियन मीन्स गीगा, वही जो मैंने आपको कहा था कि गीगांटिक स्केल पे। उन्होंने कहा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आज जो पोल है नॉर्थ वो साउथ था, रिवर्स थी, और जो साउथ है आज वो नॉर्थ था। तो कैसे उन्होंने पता लगाया? तो देखो जो फॉसिल्स होते हैं रेडियो एक्टिव डिके से, एनुअल रिंग की ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ एनुअल रिंग से, प्लांट में बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनुअल रिंग्स की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ एनुअल रिंग से प्लांट की लाइफ पता लग जाती है कितने साल पुराना है। और अर्थ में जो ओल्डेस्ट प्लांट मिला है वो 10 to the power 9 ईयर्स पुराना मिला है, समझ लो, एनुअल रिंग से, सेकेंडरी ग्रोथ की एनुअल रिंग से। कार्बन डेटिंग बाय कार्बन से किसी भी प्लांट की, किसी भी फॉसिल की, किसी की भी हम एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से, कार्बन डेटिंग की हेल्प से, एनुअल रिंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें फॉसिल से पता लगाई गई। ठीक है, उसके अलावा अगला पार्ट था द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम द डाइपोल शेप substantially at large distance, और उन्होंने कहा इतने किलोमीटर। What agencies may be responsible for this distortion? मतलब उन्होंने कहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतने हाई डिस्टेंस पे डिस्टॉर्ट होने लगता है, तो कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं? तो देखो ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी अर्थ मैग्नेटिज्म पे हुए नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। कोई आयनोस्फीयर ऊपर है, अपर एटमॉस्फेयर है, उसका कोई दूसरा मैग्नेटिज्म है वो इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों रेडिएशंस हैं, तो कोई ना कोई अपोजिट फील्ड ऐसी है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद डिस्टॉर्ट करती है। तो ये अजम्पशंस हैं, समझ लो, एक्सपेरिमेंट की प्रूव कुछ नहीं। ठीक है, चलो, उन्होंने खुद भी लिखा है कि इसके आंसर साफ जियोमैग्नेटिज्म की गुड टेक्स्ट बुक में आप पढ़ सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी ने क्या आंसर दिए हैं वो याद कर सकते हो, ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं है। क्लियर है? अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड पढ़ो अपने, पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस at 30 degree with the uniform external magnetic field of this experiences a torque of this, what is the magnitude of magnetic dipole moment? चलो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर ही लोगे, कर लिया होगा बहुत बच्चों ने, किसी को डाउट हो तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या क्या दिया देखो मैं लिख रही हूँ। थीटा आपका दिया है 30 डिग्री, और किस किस के बीच में दिया है? मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी की एक्सिस के अलोंग होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड। और आप पढ़ के देखो क्वेश्चन,
बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है, तो बार मैग्नेट मान लो हॉरिजॉन्टल है, तो उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। बस डिफरेंस ये है कि वो साउथ टू नॉर्थ होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर होगा प्लेन हॉरिजॉन्टल में, और उससे 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है B इज इक्वल्स टू 0.25 टेस्ला। टॉर्क आपको दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो देखो भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आता है, m क्रॉस b। अब पे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सब लोग, और ऐसे क्वेश्चन में भाई कोई मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन नहीं आएगा इजी, तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लगाना है। तो m इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन b साइन थीटा। ठीक, अब देखो टॉर्क आपका कितना है, टॉर्क उन्होंने कहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 0.25, और साइन थीटा दिया साइन 30, साइन 30 हो गया 1/2, तो 1/2। अब ये ऊपर चला गया 2, डेसिमल हटाओ तो 9 इतना आया इंटू 10⁻⁻2। ठीक, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आ रहा है 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। आगे समझे, क्लियर हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, वैल्यूज दी गई हैं, बस आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में दो ही बातें ध्यान रखना है। जिनके बीच का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया या क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उन दोनों क्वांटिटी के बीच का एंगल। अब जैसे ये आपको क्वेश्चन बार मैग्नेट था, ठीक, अब बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ आप किधर भी मान लो, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बार मैग्नेट से 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इन्हीं दोनों के बीच का तो एंगल थीटा लेना था आपको, तो ये डायग्राम बना के सोच लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा। तो क्योंकि थीटा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर वो कहते हैं बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर से 30 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से 60 हो जाता, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब 4 देखो उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन 4 में उन्होंने कहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया है आपको, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेस ऑफ द फील्ड which orientation would correspond to its number 1 stable equilibrium, number 2 unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnetic in each case। ठीक है, each case में आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। सबसे पहले देखो समझो, मैंने आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया भी है इस टाइप का। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इक्विलिब्रियम होता है, पहले तो ये ध्यान रखो। डाइपोल जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी डाइपोल के साथ होती है। और मैग्नेट में तो सिंगल पोल कहीं है ही नहीं, तो हर जगह डाइपोल है। इसका मतलब मैग्नेट के केस में चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, प्योर मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो, करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेट बना हो, हर जगह एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। तो अगर हमारा डाइपोल सिस्टम, ये डाइपोल है, चलो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और शिफ्ट किया। अब ये अगर वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैथमेटिकली हम लोग क्या मानते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा किस किस के बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडीशन किसकी हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास, वैसे मुझे ध्यान नहीं मैंने नोट्स में लिखा है नहीं, इलेक्ट्रिक में तो मैंने लिखा था,
तो अगर कहीं नहीं भी लिखा हो तो ये कंडीशन नोट करके आप नोट कर लो अलग से, मतलब ये जो कंडीशन है इसको नोटेड पॉइंट्स में अलग लिख लो कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा 0 का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा 0, तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और किस किस के बीच में, ये ध्यान रखना, बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या आप कह सकते हो मैग्नेटिक डायपोल इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, तो ये वाली कंडीशन क्या कंक्लूड करती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी डायपोल हो, चाहे आपका मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट और उस फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 है, दोनों पैरेलल है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अदरवाइज अनस्टेबल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने डायपोल सिस्टम रखा और इसको शिफ्ट किया, ठीक, अगर ये वापस आ गया ओरिजिनल पोजीशन में तो इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और आपने शिफ्ट किया और ये वापस नहीं आया ओरिजिनल पोजीशन में तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, ये मतलब है। अब इस क्वेश्चन में दोनों केसेस में एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक बार अनस्टेबल, दोनों ही केसेस में उन्होंने एक तो टॉर्क पूछा है और दूसरा क्या पूछा है, दोनों में ही पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, चलो मैं सॉल्व करती हूँ, देखो बात समझ में आ गई कि नहीं, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट उन्होंने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यूज दिए वो देखते हैं। आपको दिया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों पार्ट के लिए दे दिया 0.32 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.15 टेस्ला, ठीक। और ईच केस में उन्होंने टॉर्क भी दिया है आपको, नहीं टॉर्क नहीं दिया, पोटेंशियल एनर्जी की तो केवल पूछी है। क्वेश्चन नंबर ए है 4, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन अ प्लेन of the field, which orientation would corresponds to its stable or unstable equilibrium। अच्छा, कंडीशन पूछी है उन्होंने कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा ओरिएंटेशन में, अनस्टेबल, तो पहली कंडीशन हो गई स्टेबल कब होगा, तो पहले उसी क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, और जब एंटी पैरेलल होंगे अनस्टेबल। तो थ्योरी वाला तो पार्ट मैंने कर दिया, अब इसमें उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को और कैलकुलेट कराया, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, माइनस पी नहीं, पी होता था किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल में, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल डॉट मैग्नेटिक फील्ड, यानी माइनस एम बी कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया माइनस एम बी कॉस 0, आया कि नहीं। तो m आपको कितना दिया है, देखो 0.32, माइनस तो फॉर्मूले का नीचे नहीं रहा है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड 0.15, और कॉस स्टेबल इक्विलिब्रियम में 0 हो गया, 0, तो कितना आया, इतना कह सकते हो, या इसको कह सकते हो माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल्स, इतना ही होना चाहिए, देखो हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखो पोटेंशियल एनर्जी, पी कैपिटल लिखना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, माइनस एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूले डायरेक्ट।
तो माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल मींस 180 डिग्री, तो इसमें माइनस एम बी कॉस 180, बात समझ में आ गई। अब दोनों की वैल्यू रखो, तो माइनस 0.32 0.15 और cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपकी यही आएगी, बस केवल पॉजिटिव आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 जूल। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको समझ में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताना था और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, मैं बार बार बताती हूँ, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल किधर भी ले लो, किधर भी साउथ पोल। अब अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस पे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसी के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो दोनों कैसे हुए, पैरेलल। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अगेंस्ट है, तो एंटी पैरेलल हुआ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 180 डिग्री। 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम। चाहे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या डायरेक्शन होती थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को ही एनालॉगस बिहेवियर में साउथ से रिप्लेस करते हैं मैग्नेट में, और पॉजिटिव को नॉर्थ से। तो यहाँ साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में होती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये पिछला कंटिन्यूसली रिवाइज भी करते चलो, आप रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेबस तो इकट्ठा होता जाएगा और फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। ऑफलाइन में तो ये होता था कि भाई एक महीने में 2 टेस्ट ऐसे हो गए, जो एक आगे वाले का चल रहा है और एक पीछे का जो आप पढ़ चुके हो। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ली, अब करंट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रो के भी बीच बीच में टेस्ट, अब करंट इलेक्ट्रो दोनों पढ़ ली, मैग्नेट पे आ गए तो बीच में उन दोनों के भी टेस्ट, है ना। तो कंटिन्यूस आपका रिवीजन चलता है। अब ऑनलाइन में तो आप कितनी ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप सेल्फ इवेल्युएशन अपना करो और खुद आप आउटपुट निकालो कि आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर अगला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, आप लोग करो, अभी कराती हूँ।